हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 14 जून के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स कवर करेंगे। सूफिज्म और सूफिज्म से रिलेटेड सेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के हाइलाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो और दुनिया के अन्य देशों के साथ इसका कंपैरिजन, द रिसेंट ट्रेजिक एविएशन एक्सीडेंट और एयरक्राफ्ट सेफ्टी के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर भी बात होगी और आखिर में बात होगी एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं सूफिज्म की। ये इस्लाम का एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है जो इनवर्ड सर्च और सोल की प्यूरिफिकेशन पर जोर देता है। सूफीज डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशंस से ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड को मानते हैं। सूफिज्म का मकसद होता है लव, पीस और यूनिटी जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज़ को स्प्रेड करना। इसकी शुरुआत 8th to 9th सेंचुरी में एक एस्थेटिक मूवमेंट के रूप में हुई थी, जब इस्लामिक एम्पायर्स में मटेरियलिज्म थोड़ा बढ़ गया था। ये एक तरीके का विरोध था वर्ल्डली प्लेजर्स के खिलाफ, जिसमें लोगों ने रूहानी मार्ग अपनाया। सूफी सेंट्स को अक्सर एस्थेटिक्स कहा जाता है। ये लोग स्पिरिचुअल विजडम के लिए जाने जाते हैं और उनका समाज में योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। इनका टीचिंग्स ने धर्म और संस्कृति के बाउंड्रीज को पार किया है, इसलिए इन्हें केवल मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। इनका संदेश यूनिवर्सल होता है, इंसानियत, प्रेम और दया का। कुछ फेमस सूफी सेंट्स में शामिल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, रूमी और अब्दुल कदीर गिलानी। रूमी का अगर बात कहें तो रूमी 13th सेंचुरी के दौरान बल्ख में पैदा हुए, जो आजकल के अफगानिस्तान में है, जो कि तब पर्शियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। उनका जीवन इस्लामिक मिस्टिसिज्म में डीपली रूटेड है और उनकी कविताएं रूहानी अनुभवों से भरी होती है। रूमी आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं और उनका संदेश आज भी रेलेवेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 में पर्शिया के सिस्तान प्रदेश में पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि वो प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज थे। सिर्फ 14 साल के उम्र में वे अनाथ हो गए। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी एक रोचक घटना से शुरू हुई, जब उनका इब्राहिम कंदोजी नामक एक फ़कीर के साथ संवाद हुआ। जब मोइनुद्दीन साहब ने पूछा कंदोजी जी से, क्या ज़िंदगी में तन्हाई, मृत्यु और विनाश के अलावा और कुछ भी है, तो कंदोजी जी ने बताया कि हाँ, लेकिन हर इंसान को इस सच को खुद खोजना पड़ता है। फॉर एनेक्डोट्स ऑन एसे और एथिक्स यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर लाइन। यही से एक्चुअली मोइनुद्दीन साहब का स्पिरिचुअल सफ़र शुरू होता है। वे 20 साल की उम्र तक कई जगह घूमे और थियोलॉजी, ग्रामर, फिलोसॉफी और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट का गहरा अध्ययन किया। आगे चलकर वे भारत का एक बड़े सूफी सेंट बने और उन्होंने लोगों को इंसानियत और सेवा का पाठ दिखाया। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल पब्लिश करता है और पहली बार 2006 में आई थी। रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है जेंडर पैरिटी को बेंचमार्क करना अक्रॉस 4 की डायमेंशंस: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस साल भी आइसलैंड ने टॉप पोजीशन बनाए रखी है लगातार 16th ईयर के लिए। इंडिया 148 कंट्रीज में से 131st रैंक हासिल किया है और उसका पैरिटी स्कोर है 0.644 यानी 64.4%। इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है एजुकेशनल अटेनमेंट, जहां स्कोर है 0.971। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का डायमेंशन में इंडिया की रैंक 69th रही है, जो वुमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज के कारण पॉसिबल हुआ है। लेकिन आयरनी ये है कि स्कोर के मामले में वही पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबसे कमज़ोर एरिया भी है। इसका मतलब है कि रैंक तो ठीक है, पर असली पावर और रिप्रेजेंटेशन अभी भी अनइवन है। रिपोर्ट का ये इंसाइट्स भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ पॉलिसीज़ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन का पर्पस सरपंच पति जैसे फिनोमेनन से डाइल्यूट होता जा रहा है। इससे रियल एम्पावरमेंट का इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसे इंडिकेटर्स यूपीएससी मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं और आप जब भी जेंडर इश्यूज़ के बारे में लिखते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर लिख रहे हो तो ये सब पॉइंट्स मेंशन करना ज़रूरी होता है। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो।
अब इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के एंड तक इंडिया की जीडीपी 3.799 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एस्टिमेट की गई है और डेट टू जीडीपी रेशियो है 80.4%। मतलब इंडिया का टोटल डेट अभी 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। हाउस होल्ड डेट भी 39.1% तक पहुंच गया है। इसमें होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और व्हीकल लोन्स शामिल है। ये एक साइलेंट वार्निंग है हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन सवाल अभी ये उठता है कि जब यूएस का भी डेट रेशियो हाई है तो उनका केस सस्टेनेबल कैसे है? पहला रीजन है उनका मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिफेंस, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी पर। दूसरा, यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है तो सभी देश यूएस बॉन्ड्स खरीदते हैं जिससे उनको सस्ता लोन मिलता है। तीसरा, उनके इंस्टीट्यूशंस जैसे फेडरल रिजर्व और लीगल सिस्टम पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें फॉरेन करेंसी में लोन नहीं लेना पड़ता, इसलिए कोई करेंसी रिस्क होता ही नहीं है। अब अगर इंडिया के केस को देखें तो मेजर चैलेंजेस है कि पहला, इंडिया को बोरो करने के लिए हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स उसे रिस्कियर समझते हैं। दूसरा, इंडिया की करेंसी ग्लोबली इतना ट्रस्टेड नहीं है जैसे यूएस डॉलर है, तो हमें फॉरेन करेंसी में लोन लेना पड़ता है जिसमें एक्सचेंज रेट भी एक रिस्क होता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा बोरो करती है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इससे इन्वेस्टमेंट और भी स्लो हो सकता है। यही वजह है कि जब यूएस हाई डेट अफोर्ड कर सकता है, इंडिया को हर स्टेप पे कॉशन लेना पड़ता है, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, रुपी गिर सकती है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एन अनफॉर्चुनेट एविएशन इंसिडेंट। एक एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही। इसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। क्रैश एक मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स के आसपास हुआ। एविएशन एक्सीडेंट्स ज़्यादातर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय होता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड कम होता है और कुछ करेक्शन जो ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने में थोड़ा रोल प्ले करेगा, वो करने के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है। लैंडिंग में स्पीड, विंड, एंगल और डिसेंट रेट सब कुछ प्रिसाइज होना चाहिए। थोड़ा इधर उधर और ऐसा डिजास्टर होने को चांसेस है। दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है बर्ड हिट, एक्सेसिव वेट और हाई टेम्परेचर्स। गर्म हवा कम डेंस होती है, इससे इंजन और विंग्स दोनों पर असर पड़ता है। और इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट हर 3 डिग्री टेम्परेचर राइज से 1% लिफ्ट रिड्यूस होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, एविएशन सेफ्टी में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आई है। ICAO के डेटा के मुताबिक 2005 में एक्सीडेंट रेट 4.9 पर मिलियन फ्लाइट्स थे, जो 2023 में घटकर 1.9 पर मिलियन हो गए हैं। बेटर ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और प्रोटोकॉल्स ने सेफ्टी को बढ़ाया है। एयरलिफ्ट के पीछे का साइंस बर्नौलिस प्रिंसिपल पर आधारित है। जब हवा विंग के ऊपर से तेज और नीचे से धीरे गुजरती है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जो लिफ्ट बनाता है, वैसे ही जैसे सीलिंग फैन हवा को खींचता है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आखिर में बात करते हैं एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जो क्रैश से पहले सभी टेक्निकल और कम्युनिकेशन डेटा को रिकॉर्ड करता है। ये स्टील या टाइटेनियम से बना होता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर, पानी और क्रैश से बचने लायक डिज़ाइन किया गया होता है। ब्लैक बॉक्स एयरक्राफ्ट के टेल में लगाया जाता है जहां क्रैश का इम्पैक्ट सबसे कम होता है। अगर प्लेन समुंदर में क्रैश करे तो ये बीकॉन से 30 दिन तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स भेजता है जिसे उसे लोकेट किया जा सके। और हाँ, नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है लेकिन ये एक्चुअली ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है जिसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं ताकि इजीली ये विजिबल हो। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बिफोर वी एंड, लेट अस हैव अ लुक एट द कोट ऑफ द डे। आज का कोट है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। ये कोट हमें ये सिखाता है कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अगर हम सबकी नज़र में चमकना चाहते हैं, यानी कि फेमस होना, रिस्पेक्ट पाना या अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत और स्ट्रगल से गुजारना ही पड़ेगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ विद न्यू करंट अफेयर्स।
दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।